क्या आपने कभी ये सोचा कि अगर ईमान दिल में होता है तो अल्लाह ने हाल सर में क्यों रखी? शायद इसलिए कि ईमान समझ के साथ जड़ा है, अंधी तकलीद से नहीं। मेरी नीयत इस वीडियो को बनाने की ये है कि मैं किसी तरह आपको क्रिटिकल थिंकिंग की इम्पोर्टेंस समझा सकूं। आपको हर चीज़ पर सोच समझकर रिएक्ट करना है। इन शॉर्ट क्रिटिकल थिंकिंग करनी है। मैं आपको एक रेफरेंस कैरेक्टर के ज़रिए बात समझाने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपके लिए अंडरस्टैंडिंग ईज़ी हो जाए। अच्छा देखो, एक शख्स है, उसका नाम है उमर। वो बंदा काफ़ी दीन ओरिएंटेड है और काफ़ी इंटेलिजेंट भी है, नॉट जस्ट इन मार्क्स बल्कि एक्चुअल एक्शन में भी। वो हर अच्छे काम का हिस्सा बनता है। जब भी कोई प्रोटेस्ट हो फॉर पैलेस्टाइन या किसी भी अच्छे पर्पस के लिए, वो ज़रूर पार्टिसिपेट करता है। वो क्लास में यूनिटी मेंटेन रखने की पूरी कोशिश करता है, सबके साथ अच्छा बिहेव रखता है और टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता है। अब उसी बंदे की कुछ और खुसूसियात हैं जो आपको साथ-साथ समझनी है। उमर क्लास में सबके साथ अच्छा है, फ्रेंडली है, जो कि मैंने पहले भी मेंशन किया, मगर फिर भी जब कभी कोई फंक्शन आता है खास तौर पर जहाँ ऑपोजिट जेंडर हो या डांस पार्टिसिपेशन हो या म्यूजिक हो तो वो वहाँ नहीं जाता। बेशक उसके दोस्त भी जाएं, जिनके साथ वो क्लास में बहुत फ्रेंडली है। उमर टीचर्स की रिस्पेक्ट करता है, लेकिन कभी भी वो टीचर के आने पर खड़ा नहीं होता, क्योंकि उसने ये हदीस सुनी है। हजरत माविया रवायत करते हैं कि उन्होंने सुना कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, जिसने ये चाहा कि लोग उसके लिए खड़े हों, वो तो जहन्नम में अपनी जगह बना ले। वो सिर्फ फिलिस्तीन और दूसरे बड़े प्रोटेस्ट के लिए ही नहीं, अगर इन केस क्लास में कोई और इशू हो जिससे डेफिनेटली स्टूडेंट को सफर करना पड़े, तो वो तब भी स्टैंड लेता है, मतलब सिस्टम के खिलाफ जाता है। मैंने ऊपर कहा था कि ये पढ़ने वाला इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, लेकिन सबको पता सिस्टम के अगेंस्ट जाके ये फेल भी हो सकता है। लेकिन ये फिर भी जाता है। अब उसके एट्रीब्यूट्स को ज़रा नोटिस करो और पैटर्न को समझने की कोशिश करो। बस यही है क्रिटिकल थिंकिंग। वो हर वो काम करता है जो हर शख्स करता है, बस अकॉल से काम लेता है। जहाँ उसको कुछ गलत लगे वो उसके खिलाफ बोलता है, चाहे बाद में उसी को नुकसान उठाना पड़े। आम अल्फाज में कह सकते हैं कि वो एक बज़दिल क्राउड के साथ रहने से ज़्यादा प्रेफ़र करता है। अकेले साच के साथ खड़े होना, वो दुनिया भी एन्जॉय कर रहा है फ्रेंड्स के साथ, लेकिन जैसी जहाँ डीन की बाउंड्रीज़ क्रॉस हुई, वहीं रख गया। ये एक छोटी-सी मिसाल है क्रिटिकल थिंकिंग की। आपको कभी भी क्रिटिकल थिंकिंग के नाम पर किसी बंदे से बातमीज़ी नहीं करनी। बस जहाँ कोई गलत हो उसे गलत कहना चाहिए। कोई एक शख्स हो या पूरा सिस्टम। अब ये छोटी-छोटी बातें भी समझाने की नौबत इसलिए आई है कि हमारी सोसाइटी ने हमें एक गुलाम बना दिया है। इस बात को डीपली समझें, तकरीबन हर बंदे के दिन का काम सारा एज़ अ गुलाम ही गुज़रता है। हमारी ब्रेन वायरिंग ही ऐसे की जा रही है। स्कूल में बच्चे को सिखाया जाता है, स्कूल जाओ, पास हो, कामयाब होगे। यकीन करो बच्चा गधे की तरह 4 साल से, जब वो बेचारा छोटा बच्चा था जिस पर अभी उसके डीन ने नमाज का भी ज़िम्मेदारी नहीं डाली। तब से हमने इस बेचारा बच्चे को उस सिस्टम में गुलाम बनने भेज दिया है। एक बच्चा ज़बरदस्ती पढ़ता है, दिल करे ना करे, क्योंकि हमने छोटे से बच्चे पर थोपा है। अब वो बेचारा मजबूर है। स्कूल जाता है, फिर ट्यूशन जाता है, यही उसकी लाइफ बना दी जाती है। इसका दिल नहीं करता, वो ज़िद करता है। स्कूल और घर दोनों जगह जाता है, उसे मेंटली टॉर्चर किया जाता है। पढ़ो, फिर ही भरा हो कि भरा आदमी बनोगे। वो बेचारा कुछ करता नहीं, जान छुड़वाने के लिए बस याद कर लेता है ताकि उसे अगले दिन सबक आ जाए और वो बच जाए। फिर इस तरह वो बच्चा एस्केपिज़्म की तरफ जाता है, समझना भी आए या ना आए, राटा लगाता है और बच जाता है। 90% बच्चे कभी इस लूप से निकलते ही नहीं। सारी ज़िंदगी अपनी इसी सिस्टम में कुंद पतली की तरह अस्कारों पर नाच कर गुजार देते हैं, जिनमें डेफिनेटली उनका कोई कसूर नहीं। और सिस्टम भी देखो, ऐसे पानी या वॉशरूम इंसान की बेसिक नीड है, उसे पूछ के जाना है, इजाज़त मिली तो जाओ, वरना यही रहो। टीचर के आने पर गुलामों की तरह खड़े हो, जो कि इस्लाम में मना है, लेकिन हमें मुसलमान होने के बावजूद कभी ये हदीस नहीं पढ़ी। ये एजुकेशनल सिस्टम ने, टीचर की समझ आए या ना आए, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों या ना हों, आईटी डज़न्ट मैटर, बस एक शरीफ बच्चे की तरह हर बात पर लबैक कहो तो यू विल बी कंसिडर्ड अ गुड स्टूडेंट। अगर आप सिस्टम के अगेंस्ट जाते हो, फैकल्टी अच्छी मांगती हो, क्लास में कोई ऐसी फैन, कुछ भी चेयर या टेबल कुछ भी खराब, पिराना हो, सिर्फ इस बात पर आप बोलते हो, आपको वहाँ भी चुप करवा दिया जाता है। बहुत से लोग जो घर में दीन को फॉलो करते हैं, वो अक्सर छोटी उम्र में भी इस बात को जानते हैं कि ये सो कॉल्ड फंक्शंस जो कराए जाते हैं, म्यूजिक एंड डांस वगैरह, ये गलत हैं। लेकिन वो कभी उसके खिलाफ बोलते नहीं। क्यों? एज़ वी ऑल नो कि ये सिस्टम का मेजर पार्ट है। अगर आप बोलोगे तो सब आपको ओल्ड फैशन्ड, एक्सट्रीमिस्ट और बोरिंग पर्सनैलिटी कहेंगे। बस फिर बंदा चुप रहता है और एक ऐसे सिस्टम का पार्ट बन जाता है, जहाँ ये सब कुछ नॉर्मलाइज़ हो जाता है। आप बताओ, क्या सोसाइटी ऐसे नहीं बन गई? मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि जब गुलामी ज़हन में बैठ जाए तो इंसान को अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं रहता। तो फिर इसी से आपको एज़ अ मुस्लिम एस्केप करना है, उस मैट्रिक्स और राट रेस का पार्ट क्यों बने हुए हैं सारे? हुँ।
हम सब स्कूल में इतना टाइम और मनी वेस्ट करते हैं, फिर भी हमें नहीं पता आगे क्या करना है। और वही जॉब की दौड़ में हम मैट्रिक्स को एंड तक फॉलो करते हैं और एंड पर आके पता चलता है जॉब तो अभी भी नहीं, खुद से कुछ करना पड़ेगा। ये माइंडसेट एक मकसद के तहत बनाया गया है ताकि बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग कर ही ना पाए और सिस्टम पर पूरी तरह डिपेंडेंट रहे और अपना अच्छे से बीड़ा गड़क करे। और सिस्टम का क्या है, उनका तो हो ही रहा है फायदा, उनको तो आपकी फीस, फाइन सब टाइम टू टाइम जा रही है। अगर नुकसान हो रहा तो किसका? आपका। यही अगर आपको बचपन में आपकी ऐसा मुस्लिम इम्पोर्टेंस सिखाई होती, आप अशरफुल मखलूक होते, ये समझाया होता। गलत को गलत और सही को सही कहना, हनर सिखाया होता। दीन और दुनिया दोनों की अहमियत सिखाई होती, तो आज हमारे इतना बड़ा हाल ना होता जो आज यूथ का है। देखो, एजुकेशन और नॉलेज इज पावर। जिससे मैं आपको रोक रही हूँ वो राटा सिस्टम और कंप्लीटली इंस्टीट्यूशन पर डिपेंडेंसी है, ताकि आप अपनी खुद की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो और छोटी उम्र से रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। ऑफ कोर्स सिर्फ अपनी ही, ताकि कल आप एक रिस्पॉन्सिबल, इमोशनल, इंटेलिजेंट और गॉड फीयरिंग पर्सनैलिटी बनो, न कि दूसरों के इशारे पर नाचने वाला एक आम बेवकूफ इंसान। और उसका दूसरा बड़ा नुकसान ये होता है कि ऐसा शख्स दूसरों पे बहुत डिपेंडेंट हो जाता है। अगर उसका कोई काम ना हो रहा हो तो वो एक ही बंदे को बार बार कहता है, समझता है कि यही मेरा काम हल करेगा। जबकि एज़ अ मुस्लिम हमारा ये बिलीफ होना चाहिए कि इज़्ज़त, ज़िल्लत और रोज़ी सब अल्लाह के हाथ में है। डॉक्टर इसरार अहमद तो उस बारे में यहाँ तक कहते थे कि अगर कोई शख्स आपका काम ना करे और आप उसको बार-बार कहो, अगर आप 3 दफ़ा से ज़्यादा कहो तो गविया आपने शर्क किया कि आपको लगता है कि ये बंदा ही आपका काम करेगा। ज़ाहिर-सी बात है, किसी से हेल्प लेने में या किसी से कुछ माँगने में, किसी को वो काम याद दिलाने में, जो उसने करना है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वो आपको इग्नोर कर रहा है, आपकी मदद नहीं करना चाह रहा, तो फिर आप क्यों उसके पीछे लगे हो? लोगों को अपनी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा ही नहीं है और उसका नुकसान बहुत-बहुत ज़्यादा है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं एक-एक फ़ील्ड में उसका नुकसान आपको कैसे समझाऊँ, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। और उसका एक इफ़ेक्ट मैंने देखा है। यूथ के अंदर हराम रिलेशनशिप। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं अचानक यहाँ पे कैसे आ गई? नहीं, ये अचानक होने वाली बात नहीं है। हाँ, ये चीज़ उससे रिलेटेड है, मैं आपको समझाती हूँ। देखो, जब आप खुद अकल से काम नहीं लेते हो तो आप हर जगह दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाते हो। हराम रिलेशनशिप में भी यही होता है कि एक बंदा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो देता है। मैंने 90% इवन अपने सराउंडिंग्स में लोगों को देखा है। एक तो वो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं और दूसरा वो इस चीज़ को समझते नहीं हैं कि उनकी अपनी इज्जत नफ्स मजरूह हो रही है। लोग अपनी जिंदगियां गुजार देते हैं सिर्फ ये सोचते हुए कि फिलां शख्स को कैसे राजी करें, जबकि उसको राजी करने के चक्करों में जो आप अल्लाह को नाराज कर रहे हो, आपको उसका अंदाजा भी नहीं है। अब आप ये इतनी बेवकूफ़ाना हरकत तब करते हो, जब आपको अपनी अहमियत का अंदाज़ा नहीं होता, जब आप एज़ अ मुस्लिम अपनी इम्पोर्टेंस को नहीं समझते। मैंने पिछली वीडियो में भी कवर किया था कि यूथ कितने इम्पोर्टेंट, लेकिन क्योंकि बचपन से उनको अच्छी गाइडेंस नहीं मिली, एक रैट रेस में लगे हुए हैं, तो जी अपना मकसद भूल चुके हैं। 90% यूथ डिप्रेस्ड है, हराम रिलेशनशिप में है और इसी रेड डरीज का हिस्सा है। कोई विजन और गोल उनके पास नहीं है, और अगर विजन की बात पूछ भी लो तो उनका यही मकसद है कि फिलां शख्स से मोहब्बत है, बस उससे शादी हो जाए। ठीक है, किसी से मोहब्बत हो जाना, उससे शादी की ख्वाहिश रखना गलत नहीं है, लेकिन उसे अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लेना डेफ़िनेटली गलत है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बहुत ही कम यूथ है जिनकी टेंशन ये है कि हमें इस्लाम के निज़ाम को कैसे कायम करना है, हमें दीन को कैसे फैलाना है, हमें किस तरह से अम्मत को इस तबाही और गमराही से बचाना है। मुझे दुःख होता है, अफ़सोस होता है, देख के कि हमारी यूथ क्या कर रही है। इवन मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो खुद तो नेकी की तरफ नहीं होते, इवन जो लोग नेकी कर रहे होते हैं उनका मज़ाक उड़ाते हैं, उनको डिस्करेज करते हैं। हर सबसे पहले तो अब आपको 90% से अलग होना है, उसके लिए आपको थोड़ी-सी मेहनत करनी होगी। पहले तो यही कि क्रिटिकल थिंकिंग करो, ये देखो कि क्या चीज़ मैं ज़िंदगी भर करता रहा हूँ, जो मुझे नहीं करनी, तो प्लीज़ पहले उस चीज़ से आज़ाद हो। इसके बाद जो मेरा आपको मशवरा है, और मेरा खालिस मशवरा है आपको, कि जितना हो सके, दीन का इल्म सीखो, इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ो। हाँ, उसमें कोई शक नहीं कि अम्मत मुसलमा इस वक़्त बहुत ज़्यादा गमराह हो चुकी है, डूब चुकी है और कामयाबी की रफ्तार में बहुत पीछे रह चुकी है, जिसकी वजह से हमें वेस्टर्न बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, इस्लाम का मज़ाक उड़ाते हैं और काफ़ी मुस्लिम को पता ही नहीं होता कि खुद को डिफेंड कैसे करना है, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कि इस्लाम और मुसलमानों की हिस्ट्री क्या है, तो लिहाज़ा हिस्ट्री पढ़ो। अपने इस्लाम की, अपने बहादुर मुसलमानों की, और इनसे सीखो कि उन्होंने कैसे मुश्किल सिचुएशन के अंदर कैसे किस-किस मामले में किस तरह चीज़ों को डील किया, और फिर देखो कि वो इल्म अब मौजूदा दौर में कहाँ अप्लाई होता है, वहाँ उसको अप्लाई करो। दूसरा मशवरा ये कि अब बुक रीडिंग करो।
मुझे पता है जिसकी आदत नहीं है उसके लिए ये शायद मुश्किल हो, क्योंकि मैं भी पहले समझती थी कि इंसान कैसे एक ही सफ़े को इतनी देर तक देख लेता है। लेकिन अब यकीन करो, जब मैंने बुक रीडिंग करना शुरू की तो मुझे इतनी आदत हो गई कि मैं एक दिन में अपनी एक-एक किताब पूरी कर लेती थी। लेकिन पहले आप इस बात की अहमियत को समझो कि इल्म कितना ज़रूरी है। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला मेरे अंदर इल्म की जुस्तजू पैदा कर दे और उसको हासिल करने की तौफीक दे। इस्लामिक बुक्स पढ़ सकते हो, अब सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर भी पढ़ सकते हो, और इस्लाम की हिस्ट्री और बहुत सी किताबें हैं। बहुत ज्यादा अब बस इस तरफ आओ, इस फील्ड को एक्सप्लोर करो। तीसरा और बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अपना फ्रेंड सर्कल सोच समझकर चूज करो कि इंसान अपने दोस्त के ईमान पर होता है तो अपने दोस्त बेहतर बनाओ। मैंने एक स्कॉलर से सुना था जो बात मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं आगे ट्रांसफर करना चाहूंगी। वो ये कह रहे थे कि मोस्टली अब देखते हो कि पूरे किसी ना किसी ग्रुप में कोई एक बंदा ऐसा होता है जो थोड़ा सा समझदार होता है, दीन की समझ रखता है और लोगों को अच्छाई का हुक्म देता है। तो अब कोशिश करो कि आप अपने ग्रुप का वो बंदा बनने की कोशिश करो। और मैं भी आपको यही कहूंगी कि अब भी इस चीज को जरूर सोच समझ के अप्लाई करो। एक और एडवाइस जो मैं अक्सर किया करती हूँ, उसका मैं एक इस्लामिक अकाउंट जरूर बनाओ, यकीन करो। आपके फॉलोवर्स नहीं भी बढ़ते, दैट्स कंप्लीटली फाइन। अगर कोई एक बंदा भी आपकी वीडियो देखता है और अगर उसको आपके इस वीडियो से अल्लाह की तौफीक से हदायत हो जाती है और उसके बाद वो ना जाने कितनों को गाइड करता है, तो सोचो आपको कितना सवाब मिलेगा। और इस्लाम में तो है कि नेकी करो, नेकी का हुक्म दो, बुराई से मना करो। तो आज के दौर में तो हमारे लिए ये इतना आसान है। मुझे समझ नहीं होती कि मुसलमान इस टूल का फायदा क्यों नहीं उठाते। हमें टेक्नोलॉजी के साथ खुद भी एडवांस होना पड़ता है। हर दौर में अपनी अपनी नई नई चीजें होती हैं। हमारा कयामत वाले दिन इसी लिहाज से हिसाब होगा। जिस दौर में हम हैं तो अपने दौर को समझो, टेक्नोलॉजी को समझो और हो सके तो उसको इस्लाम के फायदे के लिए इस्तेमाल करो। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ कि अगर आप फ़लस्तीन के लिए पोस्ट करते हो तो एक बेवकूफ़ आदमी आपको ये कहेगा कि क्या आपके फ़लस्तीन के लिए पोस्ट करने से क्या फ़लस्तीन आज़ाद हो जाएगा? तो फिर मकसद क्या है पोस्टिंग का? देखो, मैं खुद ऐसी वीडियोज़ पोस्ट करती हूँ, इसलिए मुझे खुद इस बात का एक्सपीरियंस है। मोस्टली मेरी कुछ वीडियोज़ इंस्टाग्राम डिलीट करने की कोशिश करता है या उसमें रियाज कम कर देता है। ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा फेस करती हूँ। अब बताने का मकसद ये है कि ऐसी चीज़ें जब हम पोस्ट करते हैं तो इन लोगों की पूरी कोशिश होती है कि ऐसे कंटेंट को हाइड किया जाए ताकि सच सामने ना आए। मिसाल के तौर पे अभी फ़लस्तीन का जो एक जर्नलिस्ट था, जैसे ही वो शहीद हुआ उसका अकाउंट डिलीट कर दिया गया कि आपको समझ नहीं आई कि उन्होंने ऐसे क्यों किया, ताकि वो हिस्ट्री में से फैक्ट को मिटाने की कोशिश करें। इसलिए जब एक आम बंदा फ़लस्तीन के लिए पोस्ट करे और इस तरह कितने लोग उनके लिए पोस्ट करेंगे, तो जब फेक बहुत ज़्यादा हो जाएँगे तो ये डिलीट भी कर देंगे। तो पीछे बहुत कुछ बच जाएगा, ताकि जब कल कोई हिस्ट्री पढ़ेगा तो वो जान सकेगा कि सच क्या है और आज इस सच की ही हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन वो लोग जो ये कहते हैं कि इस चीज़ का क्या फ़ायदा, इन बेवकूफ़ों को कौन समझाए कि उनके पास ये अकल नहीं है। और फिर वही बात आ गई टू ऑल अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग। अक्ल से काम लेने का इस्लाम हमें बार-बार कहता है और अक्ल आपको कुरान पढ़ के ही आएगी, अपना दिमाग इस्तेमाल करके ही आएगी। तो लिहाज़ा थोड़ा-सा ज़िंदगी के अंदर सुकून लो, रखो और सोचो। मैं फिर कह रही हूँ, सोचो कि आप अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रहे हो, आपका मकसद क्या है, आज को समझो। एक और बोनस टिप के सवाल ज़रूर किया करो। अगर आपके पास किसी भी चीज़ का सवाल है तो ज़रूर करो। अगर आपका नहीं दिल करता कि अगर आप किसी से पूछो, तो ठीक है, आप सोशल मीडिया पे सर्च करो। डिफरेंट फील्ड के बारे में इल्म रखो। फॉर एग्ज़ाम्पल दुनियावी नॉलेज के बारे में भी, कि अगर कोई आपसे किसी चीज़ के बारे में पूछ रहा है तो आपको उसका पता होना चाहिए। एज़ अ मुस्लिम दीन और दुनिया दोनों का नॉलेज हासिल करो। मुझे समझ नहीं आती कि लोग नॉलेज गेन करने से क्यों भागते हैं, इल्म हासिल करने का। तो मुसलमान के अंदर लालच होना चाहिए। तो खैर, ये तो मैं पहले भी कॉल कर चुकी हूँ कि ना नॉलेज ज़रूर गेन करो, सवालात ज़रूर करो, अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाओ और ये बात याद रखो कि आपको अल्लाह ने बनाया है। आपको अल्लाह ने टाइटल दिया है अशरफुल मखलूक का, तो कभी भी खुद को डिग्रेड मत करो, अपने आप को लेकर भी कभी इनसिक्योर मत हो। हम मोस्टली लोग इस चीज़ से नहीं निकलते कि हम लोग खूबसूरत नहीं हैं, अमीर नहीं हैं, ज़हीन नहीं हैं। जब आप दीन के इल्म को समझोगे, इस फ़लसफ़े को अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब करोगे, तो आप इन छोटी-छोटी चीज़ों से बहुत आगे निकल जाओगे कि फलाँ का रंग ये है, फलाँ का नस्ल ये है, फलाँ इस फ़रक़े का है। और जब आप इन चीज़ों से बाहर होगे, फिर ही आप एक अच्छा मोमिन बनोगे और जब आप खुद अच्छा मोमिन बनोगे, तभी आप एक लीडर बनोगे। इंशाअल्लाह, क्योंकि हमारा दीन हमें यही सिखाता है कि सबसे पहले जो आपने जंग करनी है, वो अपने नफ्स के खिलाफ करनी है, फिर आप बाहर के दुश्मन से लड़ोगे। तो लिहाज़ा अपने ऊपर काम करो,
मैं फिर दोहरा रही हूँ। अपने ऊपर काम करो, आपकी ज़िंदगी, आपकी जवानी बहुत अहम है। उसे किसी मामूली इंसान के ऊपर या किसी ऐसी चीज़ के ऊपर जिसकी कोई अहमियत नहीं है, इस पर ज़ाये मत करो। एक ही ज़िंदगी है, उसे अल्लाह को दे दो। इस ज़िंदगी को ज़रिया बनाओ। अपनी आखिरत का अल्लाह के लिए कुछ कर गुज़रो खदारा। अल्लाह के लिए कुछ कर गुज़रो।